नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पेप शॉर्ट में। पिछले लेक्चर में हम बता रहे थे आपको ममलूक डायनेस्टी के बारे में। ममलूक डायनेस्टी जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक से प्रारंभ होता है और रजिया सुल्तान, और आगे हम अब बात कर रहे हैं गयासुद्दीन बलबन के बारे में। ठीक है, जो गयासुद्दीन बलबन है वो 1266 में जो है दिल्ली के सुल्तान बनते हैं। तो इनका जो टाइम है ये 1266 से आपका प्रारंभ होता है और 1286 तक जाता है, यानी 1266 से लेकर 1286 तक आपके गयासुद्दीन बलबन जो है सुल्तान ऑफ दिल्ली होते हैं। ठीक है, ये गयासुद्दीन बलबन थे कौन? एक्चुअली जो गयासुद्दीन बलबन थे ये आपके इलबरी तुर्क कहें, एक टाइप का इलबरी तुर्क या सेंट्रल जो है एशियन टर्किक थे। इनके जो पिताजी थे वो एक स्लेव थे। ठीक है, यानी तुर्की दास थे। इनके थे सुल्तान ऑफ दिल्ली जो थे उनके टर्किक दास थे। ठीक है, और इनके जो माता जी थी वो एक पंजाब की जाट महिला थी, ऐसा माना जाता था। देखो, इनके जो चाइल्डहुड डेज में थे इनको कैप्चर कर लिया गया था मंगोलों द्वारा और इनको लाकर जो है मार्केट में सेल कर दिया गया, जिसको जो है ऐसा माना जाता है कि जो आपके टर्किक थे इन्होंने खरीद लिया और बाद में ये कॉर्प्स ऑफ 40 जो 40 दल है उसका सदस्य बना। फिर उसके बाद जो है कई जो प्रोविंसेस थे दिल्ली सल्तनत के उनका गवर्नर रहा और फिर ये दिल्ली का सुल्तान बना गयासुद्दीन बलबन, जिसके बारे में हम बातें कर रहे हैं। तो हम इसमें पढ़ना प्रारंभ करते हैं गयासुद्दीन बलबन के बारे में। ठीक है, तो जो ये बलबन है, बलबन वाज ए सन ऑफ सेंट्रल एशियन टर्किक। ठीक है, सेंट्रल एशियन टर्किक स्लेव। ठीक है, तो बलबन क्या था? सेंट्रल एशियन टर्किक स्लेव, जिनको हम इलबरी टर्किक भी बोल देते हैं। ये भी आपको ध्यान रखें, इलबरी टर्किक यानी इलबरी तुर्क। ठीक है, तो क्या था कि गयासुद्दीन बलबन जो था ये इलबरी तुर्क था। इनके अगर हम फादर की बात करें तो फादर क्या थे? वो स्लेव थे। तो जो है इनके जो बचपन में क्या किया था, चाइल्डहुड डेज में, तो बचपन में इनको जो मंगोल्स थे यानी बलबन कैप्चर्ड बाय मंगोल्स एंड सेल टू द टर्किक। ठीक है, जो ये मंगोल्स हैं आपके, इन्होंने क्या किया कि आपके बलबन को जो है बचपन में उठा लिया और जो है ना टर्किक थे आपके ख्वाजा बासरी के नाम थे, इनको इन्होंने जो है सेल कर दिया। इसके बाद इन्होंने क्या किया, दिल्ली सल्तनत में इल्तुतमिश की जो सेना होती है उनमें इसको जो है काम पर रखा गया। बाद में ये कॉर्प्स ऑफ 40 जो था उसका सदस्य बना, मैंने बताया है अभी आपको। और उसके बाद ये जो है विभिन्न जो प्रोविंसेस थे उनका गवर्नर भी रहा। और अब ये जो है सुल्तान ऑफ दिल्ली होता है, जिसका टाइम पीरियड होता है आपका 1266 एडी से लेकर 1286 एडी तक का कार्यकाल माना जाता है। ठीक है, तो ये मैंने बताया ही है, अब तक भी ये सुल्तान है लेकिन अभी भी ये क्या है, मेंबर ऑफ 40 दल, मेंबर ऑफ 40 दल। ठीक है, अब मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि मेंबर ऑफ 40 दल जो है वो जो फेमस नोबेल्स ऑफ दिल्ली थे, यानी जो अमीर लोग थे, उनका दल था। और इनका इतना प्रभाव था शासन प्रशासन पर, ये जिसको चाहते थे उसको शासक बना देते थे, जिस शासक की चाहे हत्या करवा देते थे। रजिया सुल्तान को जो है, रजिया सुल्तान की कॉन्स्पिरेसी में इन्होंने ही सबसे बड़ा योगदान दिया था। तो बलबन ये तो जानता था कि भाई अगर ये 40 दल रहा तो मैं भी कुछ दिन के लिए ही जो है रूलर रहूंगा। तो रूल करना है तो सबसे पहले बलबन ने क्या किया, तो बलबन वाज अबोलिश द 40 दल।
तो ध्यान रहे, बलबन वाज अबॉलिश्ड, कॉर्प्स ऑफ 40। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, यानी चालीसा दल को इसने क्या किया, समाप्त कर दिया। ठीक है, जो ये कॉर्प्स ऑफ 40 है, इसको एक और अरेबिक लैंग्वेज में कहा जाता है तुर्कान चहलगानी। एग्जाम में पूछ लिया जाता है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, क्या नाम था इसका, तुर्कान चहलगानी। तो ये ध्यान रखना है आपको, यहां पे लिख देता हूं तुर्कान चहलगानी। तो कंफ्यूज नहीं होना है, कॉर्प्स ऑफ 40, तुर्कान चहलगानी, चालीसा दल, ये एक ही है, तीन अलग अलग इनके लिए जो है वर्ड जो है यूज किए गए हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि एग्जाम में कि जो है फेमस कॉर्प्स ऑफ 40 या चालीसा दल की शुरुआत किसने की थी, तो तब आपको आंसर देना है वो इल्तुतमिश ने की थी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि तुर्कान चहलगानी को समाप्त किसने किया या अबॉलिश किसने किया, तो आपको आंसर देना है, दैट आंसर इज बलबन। तो बलबन ने सबसे पहले क्या किया कि कॉर्प्स ऑफ 40 को इसने समाप्त किया। अब हम आगे अगर बलबन के बारे में बात करें, तो बलबन ने क्या था कि ये इसमें प्रभाव था ही, मैंने बताया इनकी माताजी पंजाब की एक जाट महिला थी, पिताजी जो है इलबरी तुर्कदास थे, बचपन में इनको उठा लिया गया। तो क्या था कि काफी समय जो है ये ईरानियन जो कल्चर थी वहां पे रहे, तो इन्होंने अपना जो शासन स्टार्ट किया उसमें जो है ईरानियन कल्चर को इंक्लूड किया। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो पढ़ते हैं हम, जो बलबन है आपके, इन्होंने इनको एक टाइटल दिया गया। ठीक है, टाइटल माने कि एक टाइप का जो उपाधि दी जाती थी, जैसे मैंने पहले बताया सिकंदर ईशानी वगैरह, तो इस टाइप की इनको उपाधि इन्होंने खुद ग्रहण की, जिसका नाम रखा इन्होंने जिल ए इलाही। ठीक है, जिल ए इलाही। ठीक है, जिसका मीनिंग होता है शैडो ऑफ गॉड, यानी अल्लाह की परछाई। लिख देता हूं मैं, जिसका अर्थ क्या था, अल्लाह की परछाई। अल्लाह की परछाई, यानी इसने जो था ना, ईरानियन जो कल्चर है उसमें अगर वहां अगर कोई किंग है या रूलर है या कोई शासक है, उसको अल्लाह के बाद दूसरा सबसे बड़ा जो है माना जाता है, यानी ईश्वर के बाद अगर कोई है तो वो शासक है। ठीक है, और इसने क्या किया कि ईरानियन आइडियोलॉजी को फॉलो किया। ठीक है, तो एंड फॉलो द ईरानियन आइडियोलॉजी, एंड फॉलो द ईरानियन आइडियोलॉजी। ठीक है, ईरानियन आइडियोलॉजी को फॉलो किया। और ईरान जो था वो पहले जो पारसी रिलीजन था उसका जो है देश था। तो यहाँ पे एक जो है ना फेमस फेस्टिवल मनाया जाता था जिसका नाम था नवरोज, उसको बलबन ने दोबारा स्टार्ट किया। ठीक है, रीस्टार्ट द नवरोज फेस्टिवल। ठीक है, तो यहीं पे क्वेश्चन बनता है कि नवरोज त्योहार को दोबारा शुरू करने वाला जो शासक था मध्यकालीन भारत में या मेडिवल इंडिया में या दिल्ली सल्तनत में, कहीं भी आपसे पूछ लिया जाए तब आपको आंसर देना है बलबन वाज द फर्स्ट किंग। ठीक है, हु रीस्टार्टेड द फेस्टिवल नवरोज। ओके, तो आगे हम इससे करते हैं कि इन्होंने शैडो ऑफ गॉड माना था, जिले इलाही माना था। तो जो दो चीजें होती थी, एक सिजदा होता था, एक पाबूश होता था। ठीक है, तो क्या क्या था, सिजदा और पाबोश, इनको दोनों को इसने प्रारंभ किया। ठीक है, जिनका अर्थ होता है कि जब भी कोई व्यक्ति शासक के पास जाए या किसी भी कार्य के लिए सबसे पहले सर झुकाकर उसको सिजदा करना होता था, ये इन्होंने स्टार्ट किया। अगर बात इनकी रिफॉर्म्स की करें तो सबसे ज्यादा बलबन ने रिफॉर्म्स किया था, अपनी जो मिलिट्री पावर थी उसमें बहुत ज्यादा इन्होंने रिफॉर्म किया।
ठीक है। तो अगर हम इनके रिफॉर्म्स में चलें तो सबसे पहले हम बात करते हैं मिलिट्री डिपार्टमेंट की। तो रिफॉर्म्स के लिए इन्होंने सबसे पहले बनाया मिलिट्री डिपार्टमेंट, ठीक है, सैन्य विभाग जिसको बोलते हैं, सैन्य विभाग, ठीक है। तो सैन्य विभाग के में इन्होंने क्या किया कि इन्होंने सेना में जो है रिक्रूट करने के लिए, आर्मी में रिक्रूट करने के लिए कुछ जो है शर्तें रखी कि भाई उनका जो है वेतन कैसा होगा, या उन्हें उनका जो है मेजरमेंट या उनकी जो कैपेबिलिटी है, उन सब चीजों को जांच परखने के लिए जो है एक अधिकारी नियुक्त किया, ठीक है, एक ऑफिसर को अपॉइंट किया जिसका नाम था दीवान ए आरिज, दीवान ए आरिज, ठीक है। तो ध्यान रखना है, यहां पे क्वेश्चन बन जाता है आपका, ठीक है। दीवान ए आरिज की शुरुआत किसने की थी? तो दीवान ए आरिज की शुरुआत की थी आपका गयासुद्दीन बलबन ने, या ऐसे भी पूछा जा सकता है कि गयासुद्दीन बलबन द्वारा नियुक्त दीवान ए आरिज का कार्य क्या होता था? तो इसका कार्य होता था सैन्य विभाग का, ये मुखिया होता था और इसका कार्य होता सैन्य विभाग की गतिविधियां, ठीक है, उनके अकाउंट्स, लेखा जोखा, सारी चीजें रखने का। नहीं, कुल मिलाकर ये जो मिलिट्री डिपार्टमेंट था उससे संबंधित था, ठीक है। और इन्होंने सबसे पहले इसका जो हेड है, हेड यानी मुखिया, इसका मुखिया किसको बनाया था? तो इमाद उल मुल्क को इसका सबसे पहला मुखिया बनाया, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पहले दीवान ए आरिज जो हैं गयासुद्दीन बलबन के टाइम पीरियड में, वो आपके इमादुल मुल्क हैं। मिलिट्री डिपार्टमेंट के साथ साथ इन्होंने अपना इंटेलिजेंस जो डिपार्टमेंट है उसको भी रिफॉर्म किया और वहां पे भी जो है एक ऑफिसर अपॉइंट किया। तो बात हम अगर इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की करें तो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में इन्होंने, ठीक है, एक ऑफिसर नियुक्त किया जिसका नाम रखा बरीद ए मुमालिक, ठीक है, बरीद ए मुमालिक, ठीक है। तो एक विभाग बनाया बरीद ए मुमालिक, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट या गुप्तचर विभाग जिसको कहते हैं, और इसके लिए जो ऑफिसर नियुक्त किया उस ऑफिसर के पद का नाम रखा बरीद, ठीक है, यानी इसका जो हेड होता था वो बरीद कहलाता था, ध्यान रहे आपका, ठीक है। मिलिट्री डिपार्टमेंट के लिए दीवान आरिज नाम का विभाग बनाया, ठीक है, उसका जो हेड बनाया आरिज, जिसको बनाया वो आरिज थे आपके इमादुल मुल्क। ऐसे ही बरीद ए मुमालिक इन्होंने बनाया। और अगर बात करें बलबन की, इनकी डेथ हो जाती है 1286 में, ठीक है। अगर हम आते हैं डेथ पे गयासुद्दीन बलबन की, तो डेथ हो जाती है 1286 एडी में, और यहीं पे जो है इनका शासन का अंत हो जाता है। लेकिन अगर हम बात करें डेथ की, डेथ के पीछे ना रीजन था एक गयासुद्दीन बलबन का, वो मैं समझा देता हूं रीजन था क्या। देखो एक्चुअली इनके जो है एक पुत्र थे जिनको जो है मंगोल, जो मंगोल्स हैं, मंगोल इन पर इन्वेजन कर देते हैं। यहां से थोड़ा थोड़ा जो है मंगोलों के इन्वेजन देखने को आपको मिलेंगे, ठीक है। मंगोल जो है आगे चलकर जो है मुगल डायनेस्टी से थोड़ा संबंध होता है उनका, तो वो मैं बता देता हूं, ठीक है। तो इनके पुत्र होते हैं शहजादा मोहम्मद, शहजादा मोहम्मद या प्रिंस मोहम्मद, ठीक है। तो ये जो है ना वॉर होती है इनकी मंगोल्स के साथ में, ठीक है। जब इनकी जो है ना फाइट होती है मंगोल्स के साथ में, तो मंगोल्स क्या कर देते हैं, इनको मार देते हैं, ठीक है, किल्ड बाई मंगोल्स, यानी मोहम्मद किल्ड बाई मंगोल्स, शहजादा मोहम्मद होते हैं किल्ड बाई मंगोल्स, ठीक है। जैसे ही ये सूचना जो है गयासुद्दीन बलबन को मिलती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि एकमात्र योग्य अगर कोई उत्तराधिकारी या सक्सेसर था गयासुद्दीन बलबन के कार्यकाल में, वो मात्र शहजादा मोहम्मद थे, उन्हीं की डेथ हो जाती है। तो इससे क्या होता है कि बलबन वाज मेंटली डिस्टर्ब, ठीक है। तो बलबन वाज मेंटली डिस्टर्ब, यानी बलबन मानसिक रूप से डिस्टर्ब हो जाते हैं, मेंटली डिस्टर्ब, ओके। तो इसी से आहत होकर क्या होता है कि 1286 एडी में बलबन की डेथ हो जाती है।
ठीक है, तो यहीं से ये कहानी बनती है। अब अगर हम बात करें आगे कि अब इनका जो है शासक गयासुद्दीन बलबन का जो है सक्सेसर कौन होगा, उस पर थोड़ा कॉन्ट्राडिक्शन हो जाता है कि कौन होगा गयासुद्दीन बलबन का सक्सेसर। तो चलो उस पर भी बात करते हैं कि सक्सेसर कौन होगा। अब देखो, जो शहजादा मोहम्मद होते हैं, ऐसे समझेंगे, ये बलबन है, इनके दो पुत्र थे, एक थे प्रिंस मोहम्मद और दूसरे थे बुगरा खां। ठीक है, तो डेथ, जो प्रिंस मोहम्मद है उनकी डेथ जो है इनके जीवन काल में ही हो जाती है, जिससे मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं और इनकी मृत्यु हो जाती है। अगर बात हम बुगरा खां की करें तो बुगरा खां जो है ना, सुल्तान की पोस्ट को लेकर ना बड़े ही न्यूट्रल थे। ठीक है, इनको जो है ना सुल्तान को के बात को लेकर ना उदासीन थे, इनको सुल्तान बनने का कोई शौक नहीं था। ठीक है ना, सुल्तान के पद को लेकर ये क्या थे, उदासीन थोड़े, यानी न्यूट्रल थे। इनको कोई इच्छा नहीं थी कि ये नेक्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली हो। इनकी डेथ हो जाती है, ये तो है ही नहीं। अब क्या है कि इन दोनों को ना एक एक पुत्र होता है। ठीक है, ये होता है कै खुसरो। लिख देता हूं मैं कै खुसरो। इनका पुत्र होता है कै खुसरो और इनका पुत्र होता है कैकोबाद। कैकोबाद, ठीक है, ऐसे हम कहानी समझेंगे थोड़ी सी। तो जो प्रिंस मोहम्मद के जो पुत्र होते हैं कै खुसरो, ठीक है, ये क्या करते हैं, ये कै खुसरो को जो है नॉमिनेटेड करते हैं नेक्स्ट सुल्तान के लिए। ठीक है, तो नॉमिनेटेड बाय नोबेल्स। ठीक है, और इसको करने के बाद में ये क्या कर देते हैं, नोबेल्स जो होते हैं अमीर, इनकी हत्या करवा देते हैं। ठीक है, तो ये मार दिए जाते हैं, किल्ड बाय नोबेल्स, यानी अमीरों द्वारा ये मार दिए जाते हैं। ठीक है, तो बचता कौन है आपका, बचते हैं आपके कैकोबाद। ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट जो शासक होते हैं वो कैकोबाद होते हैं। ठीक है, कैकोबाद क्या करते हैं कि ये सुल्तान बनते हैं और 1286 में। ठीक है, तो 1286 एडी में अब जो है नेक्स्ट जो सुल्तान होंगे वो आपके कैकोबाद होंगे। 4 वर्ष तक जो है उतरते चढ़ते इनका शासनकाल चलता है। इनका एक जो है सेना में सैन्य कमांडर होता है जिसका नाम होता है फिरोज खिलजी। ठीक है, तो 1290 तक आते आते, ठीक है, 1290 में जो फिरोज खिलजी नाम का व्यक्ति होता है वो इनकी हत्या कर देता है। ठीक है, तो फिरोज खिलजी क्या कर देता है, कैकोबाद को मार देता है। तो किल बाय फिरोज खिलजी, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अब कैकोबाद की हत्या होते ही जो है मध्यकालीन भारत के दिल्ली सल्तनत के इतिहास में जो आपका ममलूक डायनेस्टी है उसका अंत हो जाता है और जो फिरोज खिलजी हैं एक नई डायनेस्टी की नींव डालते हैं। तो फिरोज खिलजी वाज लेड ए न्यू फाउंडेशन ऑफ खिलजी डायनेस्टी। तो इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में अब हम बातें करेंगे खिलजी डायनेस्टी के बारे में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।